हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राम प्रसाद, सहायक प्राध्यापक इकोनॉमिक्स SKU छतरपुर। SKU डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। आज का मेरा विषय अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत उत्पादन के साधन है। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे उत्पादन के साधनों का अर्थ, उत्पादन के साधनों की परिभाषाएं, विशेषताएं एवं उत्पादनों के साधनों की प्रकार एवं उपयोगिताएं। देखते हैं फिर इसको। उत्पादन के साधन का अर्थ। सबसे पहले उत्पादन के साधनों का अर्थ समझते हैं। उत्पादन को सामान्य अर्थ पर किसी वस्तु को उत्पन्न करना उत्पादन कहलाता है, किंतु विज्ञान की भाषा में यह उत्पादन नहीं है। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे उत्पादन नहीं कहा जा सकता। वैज्ञानिकों का मानना है कि मनुष्य न तो कोई वस्तु बनाता है और न ही किसी वस्तु को नष्ट कर सकता है। वह केवल उसका रूप परिवर्तन कर सकता है। अपनी ज्ञान और बुद्धि के द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार वस्तुओं के आकार रूप में परिवर्तन करके उसको अपने लिए उपयोगी बनाता है। इसी को अर्थशास्त्र की भाषा में उत्पादन कहा जाता है। यह सरल कार्य नहीं है। इसके लिए अनेक प्रकार के प्रशिक्षण प्राप्त करने पड़ते हैं, तभी उत्पादन कार्य करना संभव हो पाता है। नेक्स्ट देखते हैं उत्पादन की परिभाषाएं। उत्पादन की परिभाषाएं अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग प्रकार से दी हैं। यहाँ कुछ प्रमुख परिभाषाओं का उल्लेख हम करेंगे। पहली परिभाषा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ जी के है। वह है आर्थिक उपयोगिता अथवा कीमत का सृजन उत्पादन कहलाता है। लेकिन इनकी परिभाषा थोड़ी सीमित थी, इसमें और थोड़ी परिवर्तन किया गया। प्रोफेसर एली के अनुसार आर्थिक उपयोगिता का सृजन ही उत्पादन कहलाता है। प्रोफेसर जे के मेहता के अनुसार आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तु के रूप और आकार में जो परिवर्तन किया जाता है उसको उत्पादन कहा जाता है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि अपनी बुद्धि के द्वारा मनुष्य चीज़ों में जो परिवर्तन करता है, अपनी आवश्यकता अनुसार उनको बदलकर परिवर्तित करके और उनको उपयोगी बनाने का प्रयास करता है, उनकी कीमत में वृद्धि करता है, इसे ही उत्पादन कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे उत्पादन की विशेषताएं। परिभाषाओं के आधार पर उत्पादन की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं। जैसे विशेषताएं इस प्रकार से हैं कि वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन किया जाता है, वस्तु के आकार में परिवर्तन किया जाता है, वस्तु को उपयोगी बनाया जाता है तथा वस्तु को अपनी बुद्धि का प्रयोग के द्वारा उसको कुशलतम आकार, श्रेष्ठ आकार दिया जाता है। अब देखेंगे कि वस्तु के रूप में परिवर्तन के द्वारा और वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि करके और आवश्यकताओं की संतुष्टि करके और अपनी बुद्धि का प्रयोग करके तथा उसमें आकर्षण का सृजन करके अपनी वस्तु की कीमत में वृद्धि की जाती है। इसी को उत्पादन कहा जाता है। नेक्स्ट है उत्पादन की विधियाँ। उत्पादन की विभिन्न विधियाँ यानी किस तरह से वस्तु का उत्पादन किया जाता है। तो पहली विधि है रूप परिवर्तन के द्वारा। किसी वस्तु का आकार जो है उसका बदल कर उसको अपने उपयोगी बनाया जाता है। जैसे कई प्रकार के कच्चे पदार्थ जो ज़मीन से खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं वो अपरिपक्व अवस्था में होते हैं, तो उनको परिशुद्ध करके परिशोधन करके उपयोगी बनाया जाता है। दूसरा प्रकार स्थान परिवर्तन के द्वारा। जब किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है तो वहाँ उसकी उपयोगिता बढ़ सकती है। जैसे बालू है तो बालू का उपयोग नदी में अधिक नहीं होता है, जबकि उसको यदि शहर में ले जाया जाए तो मकान बनाने के काम आती है। अनेक प्रकार के उपयोग उसके बढ़ जाते हैं। इस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने पर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है। समय परिवर्तन के द्वारा अनेक वस्तुओं को संचित करके कुछ समय के पश्चात उनकी उपयोगिता बढ़ जाती है, इसलिए हम इस तरह भी कीमत का सृजन कर सकते हैं। सेवा परिवर्तन के द्वारा जैसे डॉक्टर, वकील, शिक्षक ये सब अपनी अपनी सेवाएं देते हैं, तो इनकी सेवाओं के द्वारा उत्पादन माना जाता है। सेवा में परिवर्तन करके और आवश्यकता के अनुसार उसकी संतुष्टि की जाती है। जैसे बीमार व्यक्ति है, रोगी व्यक्ति है तो उसके लिए डॉक्टर की आवश्यकता पड़ेगी, या केस से पीड़ित किसी से पीड़ित व्यक्ति है तो उसके लिए वकील की आवश्यकता पड़ेगी, या फिर शिक्षणार्थी है तो उसको शिक्षक की आवश्यकता पड़ेगी।
अधिकार परिवर्तन के द्वारा जब किसी वस्तु को किसी व्यक्ति के हस्तक्षेप के द्वारा अलग करके दूसरे के हस्तक्षेप में पहुंचा दिया जाता है तो वह भी अधिक उपयोगी बन जाती है। अगला है ज्ञान परिवर्तन के द्वारा जब वस्तुओं को उपभोक्ताओं को उन वस्तुओं का ज्ञान करा दिया जाता है, जैसे विज्ञापन है, विज्ञापन के द्वारा वस्तुओं का ज्ञान उपभोक्ताओं को हो जाता है, तब इसके बाद वो उसको खरीदना शुरू कर देते हैं, उसको उपयोग करना शुरू कर देते हैं। जैसे टेलीविज़न में, रेडियो में कई प्रकार के विज्ञापन आते हैं, तो वह भी एक प्रकार का उत्पादन ही है। नेक्स्ट है उत्पत्ति के साधन। उत्पत्ति के साधन यानी उपयोगिता का सृजन करने के लिए जो साधन काम में लाए जाते हैं उनको उत्पत्ति के साधन कहा जाता है। उत्पत्ति के विभिन्न साधन इस प्रकार से हैं। ये उत्पत्ति के साधन 5 हैं, जैसे पहला है भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा भूमि, चौथा साहस और संगठन। अब इनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। सामान्यतः भूमि के बारे में पहले पढ़ेंगे। सामान्यतः भूमि का अर्थ पृथ्वी की ऊपरी सतह से लिया जाता है, किंतु विस्तृत अर्थ में पृथ्वी के ऊपर मौजूद निःशुल्क साधन जो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त किए गए हैं उन सबको भूमि के अंतर्गत लिया जाता है। जैसे धूप, हवा, वर्षा, वन, पानी, खनिज पदार्थ इत्यादि, यह सभी भूमि के अंतर्गत आते हैं। इसकी विशेषताओं को, इसकी परिभाषा रिकार्डो ने दी है। रिकार्डो के अनुसार निःशुल्क उपहार जो भूमि के ऊपर मौजूद हैं वह सभी भूमि के अंतर्गत आते हैं। इसी परिभाषा के अनुसार भूमि की विशेषताएं इस प्रकार से हैं। यह निःशुल्क उपहार है और स्थिर है, इसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता, और निष्क्रिय साधन है। भूमि स्वतः कुछ नहीं करता है, इसमें कोई उत्पादन लगाया जाए, कोई श्रमिक कोई इसके ऊपर कार्य करे तभी यह उत्पादन कार्य करती है। और भूमि में विविधता, अनेक प्रकार की भूमि पाई जाती है, कुछ उपजाऊ होती है, कुछ बंजर होती है। भूमि के अनेक प्रयोग, आवश्यकता अनुसार भूमि को अनेक प्रकार से उपयोग में लाया जा सकता है। अक्षय स्रोत, भूमि जो है वो उत्पादन का अच्छा स्रोत है, यह कभी नष्ट नहीं होता है। उत्पादन का अनिवार्य साधन, उत्पादन का अनिवार्य साधन है भूमि, क्योंकि इसके द्वारा इसके बिना कोई भी उत्पादन कार्य संभव नहीं है। कीमत स्थिति पर निर्भर, जमीन की स्थिति पर ही वस्तु की कीमत निर्भर करती है। यदि वही ज़मीन बहुत गहवर जंगल में स्थित है तो उसका मूल्य कम होता है, बजाय कि शहर की नज़दीक या आवागमन के साधन के सुलभ साधनों में उपलब्ध भूमि की कीमत। नेक्स्ट है श्रम। तो श्रम का अर्थ समझेंगे। श्रम साधारण भाषा में परिश्रम करना या मेहनत करने से लिया जाता है, लेकिन अर्थशास्त्र की भाषा में वह शारीरिक और मानसिक प्रयास जो आर्थिक विकास के लिए किए जाते हैं अथवा धन कमाने के लिए किए जाते हैं, वे सभी श्रम कहलाते हैं। तो इसी आधार पर श्रम की परिभाषा मार्शल महोदय ने दी है कि आर्थिक कार्य करने के लिए मनुष्य जो कुछ भी करता है, जो मेहनत का कार्य करता है, उसको श्रम कहा जाता है। इसी आधार पर इसकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार से हैं। पहली विशेषता है यह उत्पादन का अनिवार्य साधन है, इसके बिना कोई उत्पादन कार्य नहीं हो सकता है। दूसरी विशेषता यह सक्रिय साधन है। भूमि कैसा था? निष्क्रिय साधन था, लेकिन श्रम जो है वह सक्रिय साधन है। श्रम को श्रमिक से अलग नहीं किया जा सकता है, यानी श्रम बेच सकता है श्रमिक, किंतु स्वतः उससे पृथक रहेगा। श्रम नाशवान होता है, एक निश्चित समय के बाद श्रम समाप्त हो जाता है। श्रम उत्पादन का साधन और साध्य दोनों होता है। श्रम में परिवर्तन हो सकता है, प्रशिक्षण देने पर श्रम को और अधिक कुशल बनाया जा सकता है, उसको शिक्षित प्रशिक्षित किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं पूंजी। उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण साधन पूंजी है। पूंजी के बिना कोई उत्पादन कार्य संभव नहीं होता है। साधारण भाषा में पूंजी उस साधन को, उस वस्तु को कहते हैं जिसके द्वारा उत्पादन कार्य संभव होता है, जिससे और अधिक उत्पादन संभव होता है, उसको पूंजी कहा जाता है। जैसे मशीनों के द्वारा और अधिक वस्तुएं बनाई जाती हैं, जिससे उन्हें बाज़ार में बेचकर अधिक से अधिक धन कमाया जा सकता है, इसलिए मशीनें पूंजी हैं। तो पूंजी की परिभाषा थॉमस के अनुसार पूंजी व्यक्तिगत तथा सामूहिक संपत्ति का
वह भाग है, वह हिस्सा है जो और अधिक धन कमाने में सहायक होता है। इसी परिभाषा के अनुसार इसकी विशेषताएं, जो पूंजी की विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है उत्पत्ति का मनुष्यकृत साधन। पूंजी जो है मनुष्य के द्वारा बनाया गया साधन है। पूंजी उत्पत्ति का गौण साधन है और पूंजी नाशवान है। पूंजी की पूर्ति लोचदार होती है, पूंजी में उत्पादकता होती है तथा पूंजी बचत का परिणाम है। पहले व्यक्ति अपने जो धन होता है उसको बचत करके अपने उपभोग में प्रयोग करता है, इसके बाद जो धन बचता है उसको उत्पादन कार्यों में लगाता है। तो जो धन उत्पादन कार्यों में लगता है उसे ही पूंजी कहा जाता है। नेक्स्ट है साहस या उद्यम। यह नवीन साधन है, उत्पादन का नया साधन है। इसके बिना भी उत्पादन कार्य संभव नहीं होता है। पूंजी के जो साधन बिखरे हुए होते हैं उनका संयोजन करना, उनको इकट्ठा करके उत्पादन कार्य में लगाना, किस तरह से उसको मात्रा को, उत्पादन के साधनों की मात्रा को उपयोग किया जाए उत्पादन कार्य में कि वह अधिक से अधिक उत्पादन कार्य दे सकें, उत्पादन दे सकें। इसी को जो संयोजन करता है उसी को साहस कहा जाता है। इसमें जोखिम होता है। उत्पादन के साधनों को संयोजित करने के लिए उनका जो पारिश्रमिक देना पड़ता है उस पारिश्रमिक को देना ही होता है, लेकिन उत्पादन कार्य अधिक होता है या कम, इसका जो नुकसान होता है वह उसी को वहन करना पड़ता है, उठाना पड़ता है। इसीलिए इसको जोखिम भी कहा जाता है। परिभाषा प्रोफेसर हाले के अनुसार उत्पत्ति में जोखिम वहन करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे साहस का नाम दिया गया है या उद्यम का नाम दिया गया है। इसी के अनुसार इसकी विशेषताएं, कुछ विशेषताएं दी गई हैं। पहली विशेषता है कि जोखिम का वहन करना। इसकी पहली विशेषता है जोखिम का वहन करना। किसी भी प्रकार का जो हानि या लाभ होती है उसको उद्यम ही वहन करता है। दूसरा है निर्णयात्मक कार्य। यह उत्पादन कार्य करना है या नहीं करना है इसका निर्णय केवल साहस ही कर सकता है। इसकी तीसरा है महत्वपूर्ण भूमिका। इसकी उत्पादन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यही वस्तुओं के आकार, साइज तथा मात्रा का निर्णय करते हैं। अगला है व्यवसाय का चुनाव। किस क्षेत्र में लगाना है, किस व्यवसाय का चयन करना है, किसमें इसकी अधिक मांग है, इसका चयन करना उद्यम या साहस का कार्य ही होता है। साधनों का आदर्श अनुपात। साधनों को किस अनुपात में संयोजित किया जाए, किसको कम मात्रा में लगाया जाए, किसको अधिक मात्रा में लगाया जाए, इसका निर्णय करना साहस या उद्यम का कार्य ही होता है। और उद्योग पर पूर्ण नियंत्रण साहस का ही होता है। नेक्स्ट है संगठन। संगठन भूमि, श्रम, पूंजी, ये सभी साधन जो है उनको इकट्ठा करके और संचित करके उसके अनुसार उत्पादन को लेने का प्रयास करता है। विभिन्न साधनों को एकत्र कर उन्हें संगठित करके अपना अधिक से अधिक लाभ हो, फायदा हो, उस हिसाब से इसको कलेक्ट करता है। इसको संगठन कहा जाता है। संगठन उत्पादन के साधनों का आदर्श संयोजन करता है। शिक्षित प्रशिक्षित है या नहीं है, किस प्रकार से उनको कितनी मात्रा में लगाना है, यह करना संगठन का कार्य होता है। यह उत्पादन कार्य को और आगे बढ़ाने का कार्य करता है। प्रोफेसर वाटसन के अनुसार इसकी परिभाषा है विभिन्न साधनों को एकत्र करके उनको उचित मात्रा में संयोजन करने के कार्य को ही संगठन कहा जाता है तथा इस कार्य को जो करने वाला व्यक्ति है उसको संगठक कहा जाता है। इसकी विशेषताएं इसी परिभाषा के आधार पर पहला है योजना बनाना। संगठन जो है वह कार्य की योजना, उत्पादन की योजना तैयार करता है, उसी योजना के अनुसार उत्पादन कार्य किया जाता है। आदर्श संयोजन, उत्पादन के साधनों का आदर्श संयोजन संगठन के द्वारा ही किया जाता है। आवश्यक फेरबदल, उत्पादन के साधनों की मात्रा में परिवर्तन अथवा शिक्षण प्रशिक्षण का जो कार्य है, कार्यक्रम है, उसका निर्धारण, उसका निर्णय और संगठन के द्वारा ही किया जाता है। श्रम के द्वारा किए गए कार्य का निरीक्षण करना, कार्य में लगाए गए व्यक्तियों की श्रम का, उनके कार्य का निरीक्षण करना, उसकी समीक्षा करना, उसमें क्या सुधार होना है, आवश्यकता अनुसार उसका फेरबदल करना, यह सब संगठन का ही कार्य होता है। उत्पादन की मात्रा का निर्धारण और कितनी मात्रा में कोई वस्तु उत्पादित होगी,
तथा उसका विज्ञापन किस प्रकार से किया जाएगा जिससे वस्तुएं अधिक से अधिक मात्रा में बाजार में बिक सकें। लास्ट है आय व्यय का लेखा जोखा रखना। जो संगठक है वह आय व्यय का लेखा जोखा रखता है ताकि हानि और लाभ का आकलन किया जा सके और उत्पादन कार्य को आगे बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट है निष्कर्ष। उपरोक्त साधनों के आधार पर हम कह सकते हैं कि उत्पादन के कार्य को करना बहुत कठिन भी नहीं है तथा बहुत सरल भी नहीं है। इसके संयोजन करना तथा इस कार्य को करना एक कुशलता का कार्य है। इसके लिए कुशलता प्राप्त करना अति आवश्यक है। धन्यवाद।